यस बेटा, कल हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम ट्रायल बैलेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इस चैप्टर के अंदर कल मैंने एक्टिविटीज कवर करने के लिए बोला था, एक्टिविटी नंबर 1, 2 एंड 3। वो हो गया है, ये उसको बताना है बेटा। सर हो गया है। यस, बाकी बच्चों बेटा बोले। और किसी को डाउट है क्या इसमें एक्टिविटी नंबर 1, 2 एंड 3 के अंदर? इज देयर एनी डाउट इन एक्टिविटी नंबर 1, 2 एंड 3? सर मैं क्लास के बाद करूंगा तो अभी बता दूंगा फिर बाद बाकी और किसी ने को और कोई डाउट है इसमें? चलिए, तो फिर हम इसी का आगे देखें। हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बाकी था इसके अंदर, एक्टिविटी नंबर 4। इस एक्टिविटी नंबर 4 को हम देख लेते हैं, इसके अंदर क्या बोला हुआ है। बेसिकली ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ P&L और ड्राइंग्स अकाउंट बना करके दे रखा था। भी उन्होंने आपने ड्राइंग्स विड्रॉ करा था, उसमें कितना 1500 का आपने ड्राइंग्स विड्रॉ करा था। क्लोजिंग बैलेंस आपका दे रखा था 1500, फिर आपने उसको ओपनिंग बैलेंस बनाया था, और ड्राइंग्स को हम लास्ट में ईयर एंड पर किसमें ट्रांसफर करता है, कैपिटल अकाउंट में। क्वेश्चन का पार्ट दिया हुआ है। फिर उसके अलावा हमें स्टेटमेंट ऑफ P&L दे रखा था, परचेज 5000, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा था 7500, और सेल्स दे रखी थी 12500। ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया, रेंट, लॉन, इंटरेस्ट, अदर एक्सपेंसेस और प्रॉफिट वगैरह दे रखा था। उसके अलावा हमें प्रॉफिट फॉर द ईयर आया था कितना, 2000। उसको हमने किस में ट्रांसफर कर दिया था, कैपिटल के अंदर ट्रांसफर कर दिया था। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में बोला क्या, यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रीवियस एक्टिविटीज ट्रांसफर द प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स टू द कैपिटल अकाउंट। आपको क्या करना है, ओनली जो प्रॉफिट हुआ है हमारा और जो ड्राइंग्स है उसको आपको कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा, हमने बिजनेस में, आपने कल क्वेश्चन किया तो उसमें बिजनेस में आया था, स्टार्टिंग में आपने कैपिटल लगाई थी कितने रुपए की, 7000 की। कैपिटल आपने लगाई थी कितने की, 7000 की। तो ये ओपनिंग बैलेंस पीडी दे दिया आपको कितना, 7000। इसके अलावा हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर था कितना, 2000। तो ये डेबिट में आ रहा है, तो इधर आ जाएगा कितना, क्रेडिट में 2000। यही होगा क्या बेटा? आपके पास प्रॉफिट होगा तो कैपिटल आपकी इंक्रीज होगी क्या? तो कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। और ड्राइंग्स का हमारा जो बैलेंस आ रहा था, हमने ड्राइंग्स अकाउंट का हमारा कैपिटल क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था कितने से, 1500 से। तो कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा कितना, 1500। तो यहाँ पर 7 और 2, 9000 आपकी कैपिटल हो रहा है, जिसमें से 1500 रुपीज आप ऑलरेडी विड्रॉ कर चुके। तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा आपका 9000 माइनस 1500। तो ये कितना हो गया, 7500। और ये टोटल हो गया 9000, और ये आपका कैपिटल अकाउंट क्लोज। इज इट क्लियर? यस सर। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और बाकी इस चैप्टर के अंदर हमारा और सारा पार्ट कंप्लीट हो गया था। ये मेरा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में और कोई डाउट हो तो बोले बेटा। इसमें बस ये लास्ट कल मेरी एक एक्टिविटी रिमेनिंग थी, एक्टिविटी नंबर 4, वो मैंने बता दिया है। इसके अलावा और कोई डाउट हो तो बोले इस चैप्टर में, अदरवाइज मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूं फिर। सर कर दो नया चैप्टर स्टार्ट। तो हम इसी के बाद में फिर हम नया चैप्टर, हमारा नेक्स्ट चैप्टर पेंडिंग था। मैं बता चुका हूँ मेरे 3 to 4 चैप्टर्स पेंडिंग है, तो उसमें एक चैप्टर पेंडिंग है, चैप्टर नंबर 12, ई रिकवरेबल डेट एंड अलाउंसेस। ई रिकवरेबल डेट एंड अलाउंसेस होता क्या है? ई रिकवरेबल डेट का मतलब होता है बैड डेट। ई रिकवरेबल डेट का मतलब क्या है, बैड डेट। जब आपके बैड डेट्स होते हैं तो उसको यहाँ पर बोला जाता है ई रिकवरेबल डेट। और जब आप अलाउंसेस बनाते हैं, ई रिकवरेबल डेट अलाउंसेस, अलाउंसेस मतलब आप लोगों ने जो बोलते हैं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। बैड एंड अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स का मतलब क्या हो जाएगा आपका, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। और ये चीज आप लोगों ने क्लास में पहले भी पढ़ा हुआ है कि बेटा, क्लास 11 12th में।
जब आप डेटर्स वगैरह होते हैं और उसके लिए आप अलग से प्रोविजंस वगैरह बनाते हैं, तो वही चीज यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर कवर अप किया हुआ है। वही चीजें हम इसके अंदर रिकवर करेंगे, रीड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखिए इसमें क्वेश्चंस वगैरह किस तरह के पुटअप होते हैं। क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक आर लाइकली टू रिक्वायर यू टू परफॉर्म कैलकुलेशंस डीलिंग विद राइटिंग ऑफ डेट्स, जिसके अंदर आपको डेट्स वगैरह राइट ऑफ करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं। एडजस्टिंग द कैश सब्सिक्वेंटली रिसीव्ड, अगर मान लो आपको बाद में बैड डेट रिकवर्ड अगर होता है, जो अमाउंट आप बैड डेट के फॉर्म में रिकॉर्ड कर चुके हैं, अगर वो अमाउंट आपको रिकवर होता है। एंड एडजस्टिंग द अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स, या फिर आपको रिसीवेबल्स का अलाउंस वगैरह अगर एडजस्ट करना है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन। यू विल आल्सो नीड टू बी एबल टू डिटरमाइन द बैलेंसेस टू बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर कितना अमाउंट आएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पुट अप हो सकते हैं। दिस एरिया कुड फीचर एज अ पार्ट ऑफ द अकाउंट प्रिपरेशन मल्टीटास्क क्वेश्चन इन सेक्शन बी। मतलब इससे रिलेटेड आपके सेक्शन बी में भी क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है। तो सेक्शन ए में भी आ सकता है और सेक्शन बी में भी इसका पार्ट कवर अप किया जा सकता है। हालांकि वैसे अगर हम बात करें तो इसका जनरली सेक्शन बी में कवर अप नहीं होता है। जनरली जो चांसेस हैं वो सेक्शन ए के अंदर ही होते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। हम स्टार्ट करें, इसके अंदर क्या दिया है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा दिया है, ये स्टार्टिंग के हम थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है। वेरी फ्यू बिजनेस एक्सपेक्ट टू बी पेड इमीडिएटली इन कैश। आज के टाइम पे प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत कम बिजनेस ऐसे हैं जिसमें आप अगर गुड सेल करते हैं तो आपको इमीडिएटली पेमेंट रिसीव हो जाए। ऐसा रियल लाइफ में बहुत कम होता है। अनलेस दे आर रिटेल बिजनेस ऑन द हाई स्ट्रीट, अगर आपका रिटेल बिजनेस है और बहुत अच्छे एरिया में, तो वो बात अलग है, तो आपको सारा काम कैश में हो जाए। मोस्ट बिजनेस बाय एंड सेल टू वन अनदर ऑन क्रेडिट टर्म। जनरली जो बिजनेस में क्या करता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स सेल परचेज करता है, किस पर, क्रेडिट टर्म्स में। दिस हैज द बेनिफिट ऑफ अलाउइंग बिजनेस टू कीप ट्रेडिंग विदाउट हैविंग टू प्रोवाइड कैश अप फ्रंट। और इससे क्या होता है, लोगों को गुड सेल परचेज करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं बिना कैश रखे हुए भी। कोई मैंने अगर आपको उधार में गुड सेल कराया तो अब आपके पास में क्या मिल गया, गुड्स मिल गए। आप बिना कैश के भी उस गुड्स को आगे फर्दर सेल कर पाते हैं। So a business will allow credit terms to the customers and receive a credit terms from the suppliers. वो आगे उधार में बेचता है और उनको भी आगे सप्लायर से उधार में मिल जाता है। Ideally, a business wants to receive money from its customers as quickly as possible, but delay paying its suppliers for as long as possible. हर पर्सन क्या चाहता है, तो कि कस्टमर से जल्दी अमाउंट रिसीव हो जाए और सप्लायर को मैं लेट से लेट पेमेंट करूं। जितना लेट हो सके उतना अच्छा रहेगा मेरे लिए, ताकि बढ़िया रहे। दिस कैन लीड टू प्रॉब्लम्स, बट कई बार इस तरह से प्रॉब्लम्स भी आ जाती है। बिजनेस आर एबल टू आइडेंटिफाई द अमाउंट ओड बाय ईच इंडिविजुअल क्रेडिट कस्टमर्स थ्रू द रिसीवेबल लेजर। बिजनेस पर्सन क्या चाहता है, हर पर्सन से कितना पैसा लेना है, कितना पैसा देना है, तो वो चीजें इंफॉर्मेशन लेना चाहता है। द रिसीवेबल लेजर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट। रिसीवेबल लेजर के अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट होता है। The receivable ledger account show the transaction with each credit customer, including invoices raised, cash received, any credit notes, discount and account। हर कस्टमर का कितना गुड्स आपने सेल करा, कितना पेमेंट रिसीव हो गया, कितना डिस्काउंट दिया, हर तरह की वो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मेंशन होती है। बिजनेसेस आल्सो मेंटेन अ पेबल लेजर। बिजनेस भी क्या करता है, पेबल लेजर मेंटेन करता है। पेबल लेजर जिसके अंदर हर पर्सन को कितना कितना अमाउंट पे करना है। इंडिविजुअल सप्लायर का अकाउंट होता है उसके अंदर, जिसके अंदर हमें हर क्रेडिट सप्लायर को कितना पेमेंट देना करना है, वो सारा रिकॉर्ड मेंशन होता है। Most business aim to control problems of credit customers being slow to settle their invoices by means of credit control. A customer will be given a credit limit which cannot be exceeded. If an order would take the customer's account over its credit limit, it will not be actioned until a payment is received. मतलब कि हम जनरली क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस क्रेडिट लिमिट कर देती है। क्रेडिट लिमिट मतलब आपको सर ये पेमेंट जो है 10 दिन के अंदर अंदर करना है। अगर आपने वो 10 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करा तो हम आगे आपको फर्दर गुड सप्लाई नहीं करेंगे, आपका गुड्स रोक दिया जाएगा। जब आप पुराना पेमेंट क्लियर करोगे तभी जाकर के क्या हो पाएगा, आपको आगे फर्दर गुड सप्लाई किया जाएगा। तो इफ एन ऑर्डर वुड टेक द कस्टमर्स अकाउंट ओवर इट्स क्रेडिट लिमिट, अगर ऑर्डर जो है वो कस्टमर के अकाउंट वगैरह में मतलब क्रेडिट लिमिट से अगर ज्यादा टाइम ले रहा है, देन इट विल नॉट बी एक्शन अंटिल अ पेमेंट इज रिसीव। तो फिर हम आगे का फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे। तो भाई आपको क्रेडिट लिमिट कर दी जाती है। अ पेमेंट इज रिसीव टू रिड्यूस द कस्टमर आउटस्टैंडिंग बैलेंस।
कस्टमर माइट फेल टू पे परहैप्स आउट ऑफ डिसऑनेस्टी। कस्टमर क्या हो जाता है, कई बार फेल हो जाता है पेमेंट करने में, डिसऑनेस्टी, ईमानदारी नहीं रहती, और बिकॉज दे हैव गॉन बैंकरप्ट, ये बैंकरप्ट हो गए हैं या किसी भी रीजन से पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो कोई भी रीजन हो, अगर वो पेमेंट नहीं कर पाते, कस्टमर्स इन अदर कंट्री माइट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम पेइंग बाय द अनएक्सपेक्टेड इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल रिस्ट्रिक्शंस। छोड़ो ये पॉइंट को। यहां तक का पहली चीज क्लियर हो गया क्या? यहां तक का पॉइंट क्लियर है बेटा? भाई सिंपल सा, भाई यहाँ पर आज के भी प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स सेल करता है तो सारा काम कैश में नहीं हो पाता है। आज के टाइम पर आपको गुड्स क्रेडिट में सेल भी करना होता है, क्रेडिट में गुड्स परचेज भी करना होता है। पर्सन चाहता है तो कि मैं क्रेडिट में अगर गुड्स सेल कर रहा हूँ तो जल्दी से जल्दी पेमेंट रिसीव करूँ, सप्लायर को पेमेंट करना है तो लेट से लेट पेमेंट करूँ। बट हमेशा ऐसा नहीं हो पाता है, तो हमें इंफॉर्मेशन वगैरह गैदर करनी होती है, उसके लिए हम क्रेडिट लिमिट्स कर देते हैं। अगर जैसे एक लिमिट से बियॉन्ड अगर होता है टाइम पीरियड, तो हम उसके आगे फर्दर सप्लाई रोक देते हैं। जब तक पुराना पेमेंट रिसीव नहीं होता तब तक हम आगे उसको गुड सप्लाई नहीं करते। फिर दिया है एजेड रिसीवेबल एनालिसिस। एजेड रिसीवेबल एनालिसिस क्या होता है? अनदर टूल इन द क्रेडिट कंट्रोल। एक तो हमने पढ़ा क्रेडिट लिमिट जो ऊपर पढ़ा, और दूसरा क्या होता है? एजेड रिसीवेबल एनालिसिस। ये क्या होता है? एन एजेड रिसीवेबल एनालिसिस इज द रिपोर्ट of all receivables analyzed by customer and by age of the receivables. For example, balances outstanding for 30 days, 60 days and 90 plus days. भी कितने बैलेंसेस 30 डेज से आउटस्टैंडिंग चल रहे, कितने बैलेंसेस 60 डेज से आउटस्टैंडिंग चल रहे, कितने बैलेंसेस 90 डेज से ज्यादा आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं। इफ अ बैलेंस हैज बीन आउटस्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर कोई बैलेंस लेना है हमें और बहुत ज्यादा टाइम से अगर आउटस्टैंडिंग चल रहा है, दैट इट मे इंडिकेट दैट अ कस्टमर इज अनेबल टू पे। तो मतलब वो ये इंडिकेट कर रहा है तो ये कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा है। एंड मोस्ट क्रेडिट कंट्रोलर्स विल हैव अ सिस्टम ऑफ चेजिंग अप पेमेंट फॉर लॉन्ग आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस। तो वो कुछ ना कुछ सिस्टम बना करके रखते हैं। डेट रिकवरी एजेंसीज वगैरह होती है, उन लोगों के पास वो पैसे को ट्रांसफर कर देते हैं, भाई तो कि ये पैसा हमसे रिकवर नहीं हो रहा है, आप हमें रिकवर करके दे दो। रिकवरी एजेंट्स वगैरह होते हैं, उन लोगों को ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसको हम कहते हैं फैक्टरिंग करना। उसको क्या कहा जाता है? फैक्टरिंग वगैरह करना भी किया जाता है। कई ऑर्गेनाइजेशन उस तरह की सर्विसेज भी लेती है। अभी बाजार से मान लो मुझे 10 लाख का पेमेंट लेना है, सर ये सारा काम आप कर दो, 1 लाख रुपए आपका कमीशन हो जाएगा, तो वो फैक्टरिंग करना। तो वो एक लिमिट सेट कर देते हैं, उस लिमिट से जितने भी ज्यादा डेटर्स होंगे उन सबको आगे फर्दर गुड्स की सप्लाई क्या कर देंगे, वो रोक देंगे, भाई पहले पुराना पेमेंट करो। इसी के बाद में फिर हमारा दिया है ई रिकवरेबल डेट्स। यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा। ये ऊपर का इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था, बस वो एक बार रीडिंग लगाने वाला। अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ई रिकवरेबल डेट्स। ई रिकवरेबल डेट्स का मतलब क्या होता है? जब आप क्रेडिट में गुड सेल करते हैं और अगर कस्टमर से हमें अमाउंट रिसीव नहीं होता है, तो जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं हो रहा है, रिकवर नहीं हो रहा, उसको हम क्या कहते हैं? ई रिकवरेबल डेट्स। ई रिकवरेबल डेट्स आर स्पेसिफिक डेट्स ओव्ड टू अ बिजनेस व्हिच इट डिसाइड आर नेवर गोइंग टू बी पेड, जो पे नहीं किया जा रहा। दे आर रिटन ऑफ एज एन एक्सपेंसेस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L। उनको हम स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर एक्सपेंसेस के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। एन ई रिकवरेबल डेट और बैड डेट इज अ डेट व्हिच इज डेफिनेटली नॉट एक्सपेक्टेड टू बी पेड, जो पे नहीं किया जा रहा है। एन ई रिकवरेबल डेट ऑकर्ड, फॉर एग्जांपल अ कस्टमर हैज गॉन बैंकरप्ट। कस्टमर क्या हो गया? बैंकरप्ट हो गया। अब कस्टमर बैंकरप्ट हो गया तो उससे अमाउंट हमें रिसीव नहीं हो रहा है, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? ई रिकवरेबल डेट। इज इट क्लियर? जब आपको कस्टमर से अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा है, जो अमाउंट हमें लेना था वो डूब गया, तो उसको हम क्या कहते हैं? ई रिकवरेबल डेट, और वी कैन से बैड डेट ऑल्सो। क्लियर पॉइंट ये? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है बेटा? ई रिकवरेबल डेट, जो अमाउंट हमें फ्यूचर में नहीं मिलेगा उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं? बैड डेट कहते हैं। अब सर उसी से रिलेटेड पॉइंट्स क्या होता है? अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें बता दिया। टू बिगिन विद लेट अस रीकैप द लेजर एंट्रीज व्हेन अ सेल ऑन क्रेडिट इज मेड टू अ कस्टमर्स। अब उन्होंने वापस से वही पूरी हिस्ट्री बता दी है। भाई जब आप उधार में गुड्स सेल करते थे, व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो आप एंट्री क्या करते हैं? डेबिट ट्रेड रिसीवेबल्स और क्रेडिट सेल्स अकाउंट।
और जब आपको कस्टमर से अमाउंट रिसीव होता है, व्हेन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, जब ट्रेड रिसीवेबल से आपको अमाउंट रिसीव होता है तो वो डेबिट बैंक अकाउंट और क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट, यही हम एंट्री करते हैं। डेबिट बैंक अकाउंट और क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट। बट व्हाट हैपेंस इफ इंस्टेड द कस्टमर गोज बैंकरप्ट एंड देन कैन नॉट पे? अगर कस्टमर क्या हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, भाई जरूरी नहीं तो कि आपने कुछ सेल करा है तो पूरा पेमेंट आ जाए। So remember that according to the conceptual framework, an asset is a resource controlled by the entity for which future economic benefits are expected to flow। भाई वो asset क्या होती है जिससे हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्लो होने वाले हैं। इफ द कस्टमर कैन नॉट पे, देन नो इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो। अगर कस्टमर बैंकरप्ट हो गया है, वो पेमेंट अगर नहीं कर पाएगा तो हमें फ्यूचर में कोई बेनिफिट्स रिसीव नहीं होंगे। सो द ट्रेड रिसीवेबल नो लॉन्गर मीट्स द डेफिनेशन ऑफ असेट। अगर वो ट्रेड रिसीवेबल से हमें पैसा नहीं मिल रहा है तो वो असेट्स की डेफिनेशन में नहीं आ रहा है। सो इट मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो हमें उसको बैलेंस शीट में से रिमूव करना होगा एंड चार्ज एज एन एक्सपेंसेस इन द स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, और उसको हमें स्टेटमेंट ऑफ पी&एल के अंदर शो करना होगा। तो जब भी आपके बैड डेट्स होते हैं, सो whenever there will be bad debt, then assets will be reduce। assets को तो हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे एंड shown as an expense in स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, और एक्सपेंसेस के फॉर्म में हम कहाँ पर शो करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक के पॉइंट में मुझे बताइए कोई डाउट है क्या बेटा? हर्षित, कशिका, मयंक, निशिता, पलक, इज देयर एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? सर आपने क्या लिखा था एक बार और बताना हो। भाई आपने जब भी आप बैड डेट्स वगैरह होते हैं तो आपकी एसेट्स क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। डेटर्स को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि डेटर से अब हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, और ओके उस सर। और हम उसको स्टेटमेंट ऑफ पी&एल के अंदर एज एक्सपेंसेस शो करते हैं। क्लियर पॉइंट ये? यस सर। तो उसी के बेसिस पर हमारा ये पॉइंट दिया है, राइटिंग ऑफ ई रिकवरेबल डेट। जब आपका डेट्स अगर ई रिकवरेबल हो जाते हैं, बैड डेट्स अगर होते हैं, देन इट मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से उसको रिमूव करना होता है और पी&एल के अंदर चार्ज करना होता है। तो एंट्री क्या बनेगी, डेबिट ई रिकवरेबल डेट एक्सपेंसेस अकाउंट और क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट। जब भी आपके बैड डेट्स अगर होते हैं तो बैड डेट्स के केस में आप एंट्री क्या करेंगे, डेबिट ई रिकवरेबल डेट एक्सपेंसेस अकाउंट, ताकि भाई ये आपका क्या हो गया, एक्सपेंसेस। और क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट, इस ये हमारा क्या कर देगा, ताकि असेट्स को हमने क्रेडिट कर दिया तो असेट्स की वैल्यू हमारी रिड्यूस हो जाएगी। तो डेबिट ई रिकवरेबल ट्रेड डेट एक्सपेंसेस अकाउंट और क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट। यहां तक का पॉइंट क्लियर बेटा? यस सर। इसी की बेसिस पर हम एक्टिविटी नंबर 1 देखें, इसमें क्या बोला है। फ्लाइट एंड कंपनी हैज ट्रेड रिसीवेबल्स एट 31 दिसंबर 2017 ऑफ $65,000। फ्लाइट एंड कंपनी की ट्रेड रिसीवेबल्स $65,000 के। A review of the customers files indicate, और जब हमने कस्टमर्स की फाइल्स को रिव्यू किया तो हमने देखा तो कि टू कस्टमर्स, अली एंड टाइसन, दो कस्टमर्स हैं हमारे, अली एंड टाइसन,
who owe 7,000 and 8,000 respectively, जिनसे हमें कितने कितने लेने थे, 7,000 और 8,000 respectively, have gone bankrupt, वो क्या हो गए, bankrupt हो गए, and their debts are considered irrecoverable, और उनसे जो पैसा हमें लेना था वो क्या हो गया है, इरिकवरेबल हो गया है, बैड डेट हो गया। मतलब इन शॉर्ट मुझे 2% से पैसा लेना था, अली और टाइसन से, 7,000 और 8,000, तो टोटल हो गया कितना, 15,000। 15,000 मेरा क्या हो गया, बैड डेट हो गया है। आपसे बोला क्या है, कंप्लीट द ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, आपको ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट कंप्लीट करना है, एंड द इरिकवरेबल डेट एक्सपेंसेस अकाउंट भी बनाना है। ये हमें क्वेश्चन में करना है। तो सबसे पहले उन्होंने ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, तो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट को उन्होंने खुद ने ही यहाँ पर बना करके ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कितना, 65,000। ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है कितना, 65,000। अब आपका बैड डेट हुआ है, तो बैड डेट के केस में क्या एंट्री करेंगे बेटा, अपन अभी हाल बताया था मैंने, बैड डेट के केस में आप क्या एंट्री करोगे, सर डेबिट इनरिकवरेबल डेबिट डेट अकाउंट और क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। तो डेबिट ई रिकवरेबल डेट एक्सपेंसेस अकाउंट और क्रेडिट रिसीवेबल्स अकाउंट। और मेरे बैड डेट टोटल कितने हो रहे हैं, 8,000 के तो अलग, प्लस 7,000 के अलग, यही हो रहे हैं क्या बेटा, 8 + 7 दो तरह के बैड डेट्स हुए, तो टोटल कितने हो गए, 15,000 के बैड डेट्स हो गए हैं क्या, यहां तक का पॉइंट क्लियर है। अब इसको यस हम सर। शो करेंगे तो ट्रेड रिसीवेबल्स में किधर शो करूंगा, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में आ जाएगा सर। 31st December 2017 ई रिकवरेबल डेट एक्सपेंसेस, और कितना आ जाएगा, $15,000। और कुछ दे रखा है क्या इसके अलावा, $65,000 का पैसा लेना था, जिसमें से 15,000 बैड डेट हो गए, तो हमारा यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 31st December 2017 बैलेंस सी। टोटल लगाए हुए 65 में से 15,000 लेस करा था, कितना आ जाएगा, 50,000। ये फर्स्ट अकाउंट क्लियर है, ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट। ई रिकवरेबल डेट एक्सपेंसेस अकाउंट के अंदर क्या लिखेंगे हम, डेबिट साइड में लिखूंगा, क्रेडिट साइड में लिखूंगा, डेबिट साइड। डेबिट साइड में आ जाएगा, क्या नाम से लिखेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स। और कितना फिगर आएगा बेटा, $15,000। और ईयर एंड पर हम उसको बंद करेंगे तो किसमें ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे क्या, यस सर। 31st December 2017 स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, 15,000 टोटल लगा करके बंद कर देंगे, 15,000, 15,000। आगे समझ में, यहां तक का पॉइंट क्लियर है, ई रिकवरेबल डाटा एक्सपेंसेस तक का। यस सर। तो मैंने अभी तक क्या बताया, सबसे पहले तो मैंने इसकी हिस्ट्री बता दिया, भाई उधार में हम गुड सेल करते हैं, आज के टाइम पर भैया सारा काम कैश में करना पॉसिबल नहीं होता है। फिर उसके अंदर हमने एक सिस्टम पढ़ा, तो कि आपको क्या करना होता है, क्रेडिट लिमिट्स आप बनाते भी, तो कि जैसे 10 डेज से अगर ज्यादा टाइम हो जाता है तो हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे। एक होता है एजेड रिसीवेबल एनालिसिस भी, तो कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, इस तरह से एक एग्जांपल दिया उन्होंने हर तरह का। हम जैसे जिन जिन लोगों का अगर 60 डेज से भी ज्यादा पेमेंट अगर आउटस्टैंडिंग चल रहा है, तो उनको क्या कर दो, पेमेंट करना रोक दो। फिर हमने पढ़ा ई रिकवरेबल डेट भी, जो अमाउंट कस्टमर से हमें रिकवर नहीं होता उसको हम कहते हैं बैड डेट या ई रिकवरेबल डेट। ई रिकवरेबल डेट के केस में हमारा क्या होता है भाई, नॉर्मल सबसे पहले उन्होंने पूरे नहीं हिस्ट्री बता दिया, भाई गुड्स आप सेल करते हैं तो डेबिट ट्रेड रिसीवेबल्स और क्रेडिट सेल्स अकाउंट।
जब आपको अमाउंट रिसीव होता है तो डेबिट बैंक अकाउंट और क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट। लेकिन जब बैड डेट होता है तो बैड डेट्स अगर होगा तो आपके डेटर्स क्या होंगे, रिड्यूस होंगे, और आपका एक तरह से एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा। तो आपकी एंट्री बन जाएगी डेबिट री रिकवरेबल डेट एक्सपेंसेस अकाउंट और क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट, ताकि वो एक एक्सपेंसेस में आ जाएगा, बैलेंस शीट में डेटर्स आपके रिड्यूस हो जाएंगे। उस बेसिस पे मैंने एक्टिविटी नंबर 1 बता दिया है। उसी के अंदर फिर दिया है पॉइंट ई रिकवरेबल डेट रिटर्न ऑफ एंड सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड। अगर आपको बाद में जो बैड डेट के फॉर्म में अमाउंट आप लिख चुके थे वो अमाउंट अगर आपको रिकवर हो जाता है, इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो बैड डेट रिकवर्ड। व्हेन अमाउंट written off as bad debt and subsequently in future it is received out of this bad debt amount, then it is known as bad debt recovered। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेट रिकवर्ड, और या फिर हम ई रिकवरेबल डेट रिटर्न ऑफ एंड सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड, या फिर भाई जो अमाउंट हम पहले बैड डेट के फॉर्म में रिकॉर्ड कर चुके थे वो बाद में अगर रिकवर हो जाता है। तो उस सिचुएशन में यहाँ पर एक तो हमने क्लास 11 के अंदर पढ़ा था, क्लास 11 में आपने पढ़ा हुआ है जब बैड डेट रिकवर्ड होता है तो आप एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट, जो आपने क्लास 11 में पढ़ा है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। यही एंट्री पढ़ा है बेटा? यस सर। ये एंट्री यहाँ पर फॉलो नहीं होगी। यहाँ पर इसकी एंट्री क्या बनेगी भी, तो कि आपने जब बैड डेट्स हुआ था तो आपने बैड डेट्स को क्या करा था, डेबिट करा था, नहीं करा था एक्सपेंसेस के फॉर्म में। अब आपको अगर वो बैड डेट्स अगर रिकवर हो जाता है तो आप उस एक्सपेंसेस को क्या करिए, रिड्यूस करिए। व्हेन देयर वाज बैड डेट occurred, bad debts arise, then it is shown as expenses, but if it is received in future, then it will reduce expenses। तो एक्सपेंसेस को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो जब रिड्यूस करना है खर्चे को हमें, तो अब हम एंट्री क्या करेंगे, डेबिट बैंक अकाउंट और क्रेडिट ई रिकवरेबल डेट एक्सपेंसेस अकाउंट। क्या एंट्री करोगे आप, डेबिट बैंक अकाउंट और क्रेडिट ई रिकवरेबल डेट एक्सपेंसेस अकाउंट। वहां पर हमने ई रिकवरेबल डेट एक्सपेंसेस को क्या करा था बेटा, डेबिट करा था एक्सपेंसेस को बढ़ाने के लिए। अब अगर आपको उस अमाउंट में से अगर रिकवर होता है तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो आपको जब अगर बैड डेट के फॉर्म में रिकॉर्ड किए हुए अमाउंट में से अगर कुछ पोर्शन रिसीव होता है तो आप एंट्री करेंगे डेबिट बैंक अकाउंट और क्रेडिट ई रिकवरेबल डेट एक्सपेंसेस अकाउंट। इज इट क्लियर? उसी की बेसिस पर एक्टिविटी नंबर 2 हमारा दिया है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन फॉर एक्टिविटी नंबर 1। आपकी जो एक्टिविटी नंबर 1 थी, अब उसी के बाद में उन्होंने बोला फ्लाइट एंड कंपनी सब्सिक्वेंटली रिसीव अ चेक ऑफ $7,000 फ्रॉम अली। अगर उनको अली से 7,000 का चेक अगर रिसीव होता है, तो 7,000 का अगर आपको चेक रिसीव होता है तो आप एंट्री क्या करेंगे, डेबिट बैंक अकाउंट और क्रेडिट
irrecoverable debt expenses अकाउंट, और कितना अमाउंट आएगा, $7,000 और $7,000। और ट्रेड रिसीवेबल्स आपके, उसमें कोई चेंज हो रहा है क्या बेटा, ट्रेड रिसीवेबल्स पर कोई इम्पैक्ट आ रहा है क्या इसका? देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन ट्रेड रिसीवेबल्स फॉर bad debt recovered। जब आपको अगर बैड डेट रिकवर्ड अगर होता है तो उसका कोई इम्पैक्ट ट्रेड रिसीवेबल्स पर नहीं आता है। तो यहाँ पर हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स शो हो रहे थे, ओपनिंग बैलेंस था 50,000 और यही बैलेंस हमारा क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा, बैलेंस सीडी $50,000 और टोटल लगा देंगे $50,000, $50,000। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया। ई रिकवरेबल डेट एक्सपेंसेस के अंदर हमारा पॉइंट आएगा भाई, हमारी एंट्री थी डेबिट बैंक अकाउंट और क्रेडिट ई रिकवरेबल डेट एक्सपेंसेस अकाउंट। तो इसमें किधर आ जाएगा, ये क्रेडिट साइड में बैंक अकाउंट, और कितना अमाउंट रिसीव हुआ, 7,000। और ईयर के एंड में हम इसको क्या करेंगे, पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 7,000 टोटल लग करके बंद हो जाएगा, 7,000 7,000। फिर वापस से बोल रहा हूँ, आपको अमाउंट रिसीव हुआ था तो क्रेडिट साइड में लिखा बैंक अकाउंट 7,000, उसी अमाउंट को हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि एक तरह का हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है। और बैंक अकाउंट के अंदर ये किधर आ जाएगा, डेबिट साइड में, ए रिकवरेबल एंड डेट एक्सपेंसेस अकाउंट, और कितना, 7,000। वही ईयर एंड पर उसको हम बैलेंस सीडी 7,000, वही फिगर आ जाएगा 7,000 7,000। यहां तक का पॉइंट क्लियर बेटा? Yes, sir. ई रिकवरेबल डेट, ई रिकवरेबल डेट का मीनिंग बता दिया। अगर वो बैड डेट के फॉर्म में रिकॉर्ड किया हुआ अमाउंट अगर हमें रिकवर हो जाता है, सब्सिक्वेंटली अगर रिसीव हो जाता है, तो वो कैसे रिकॉर्ड होता है वो चीज मैंने बता दिया। उसके बाद में अब एक लास्ट टॉपिक रह गया इसके अंदर, अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स। इसका कैसे प्रेजेंटेशन होता है वो सब कुछ, वो हम कल वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें चैप्टर मेरा कल कंप्लीट हो जाएगा। कल वाले लेक्चर में ये चैप्टर मेरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आज मैं ज्यादा नहीं करा रहा हूँ क्योंकि फिर ना ज्यादा हो जाएगा, तो आप यहाँ तक का इसको कंप्लीट करें। कल वाले लेक्चर में चैप्टर फिनिश करा दूंगा मैं, तो इसको यहाँ तक का कंप्लीट करें, बाकी का अपन कल करते हैं इसका। ठीक है बेटा, इसको यहाँ तक का आप पार्ट कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन।